हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? तो बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली कि एनर्जी कितने एरिया पर गिर रही है। इंटेंसिटी का मतलब समझाता हूँ पहले कि जैसे मैंने इस हाथ को एक हल्के से ऐसे किया और एक ऐसे किया, तो बेटा किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी? सेकंड वाले की। मतलब एनर्जी डिलीवर ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। समझे? एनर्जी डिलीवर ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो बच्चों मैंने इसको ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। बोर्ड्स में क्वेश्चन आया जैसे मान लो डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले तो ये बताओ एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। और मान लो ये 3 मार्क्स में आ गया। तो बच्चों मैं आपको बोर्ड्स में लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूँ। टॉपिक का नाम तो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये आ गया तो उसको आंसर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये मैंने पहले से बना लिया ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे, तो इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो पहले मैंने यहाँ लिखा था डिफाइन, तो द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। मीन्स कि बेटा मैंने ये एक सिलेंडर इमेजिन किया है जो कि इमेजिनरी सिलेंडर है। इमेजिनरी का मतलब समझ गए बच्चों कि असली में है नहीं, बट हमने ऐसा सिलेंडर किया है जिसका ये वाला एरिया पर यूनिट है, यूनिट एरिया है, और ये जो टाइम है टी है। देखो अब सब समझ में आ जाएगा, देखते जाओ बस तुम। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही है मान लो, और इस एरिया से निकलेंगी, ठीक है, इस एरिया को क्रॉस करेंगी। अब देखो ये जा कैसे रही है? ऐसे, और ये एरिया कैसे है? परपेंडिकुलर। देखो अब समझ में आया होगा। एरिया पर यूनिट टाइम इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये ऐसे जा रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया बच्चों? इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने माना है ए। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है या एयर है, तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट और ये होगा टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है? डिस्टेंस लिखा जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने सिलेंडर का डिस्टेंस लिखा स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी मीन्स I इज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो जो चीज़ ऊपर लिखी है उसी का हमने एग्जाम्पल मतलब एक्सप्रेशन लिख दिया। बोर्ड्स में हम ऐसे करेंगे। तो बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है बेटा? वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बच्चों कंफ्यूज मत होना, कभी मैं ई नॉट लिखता हूँ कभी RMS, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ई नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, अपॉन इनटू यू की वैल्यू ये रही, और ये दोनों नीचे हैं तो मैं इनको नीचे यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। एरिया कितना है? ए, है ना, एरिया कितना है? ए। चलो इसको बाद में करेंगे, रुको मैं बताता हूँ कैसे करना है, ताकि मेरा काम है सिंपल वे में समझाना, है ना। इसको भी हटा देते हैं एक बार को। ये आ गया आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन, यू का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब बच्चों इस एनर्जी को हम कैसे निकालें? तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है हम इस सिलेंडर में ट्रैप करना चाह रहे हैं। तो सिलेंडर की एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? एनर्जी इनसाइड दिस सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, तो कितनी होगी बच्चों? वो होगी सर एनर्जी जो ये वाली है इनटू एरिया इनटू टाइम, या बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड, मेरे को इस सिलेंडर में देखना है तो एरिया इनटू लेंथ भी आएगा। क्या आएगा बच्चे? लेंथ। देखो मेरी बात सुनो भाई, ये सिलेंडर है तो एनर्जी इस वाले एरिया को कितनी पास कर रही है? ये। बट इतने बड़े यूनिट सिलेंडर में देखना हो तो इसका वॉल्यूम भी तो लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इस पूरे के अंदर कितनी एनर्जी है? तो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और कितने टाइम में? तो टी हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इसको हमें इस सिलेंडर के अंदर कितनी एनर्जी ट्रैप हुई है उसके बारे में बात करनी है इसीलिए। तो बेटा एनर्जी कितनी एंटर हुई थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू एरिया कितना है? ए। लेंथ कितनी है बच्चों सिलेंडर की? सी टी
है ना बच्चों, और एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर इस टाइम को हटा दो, है ना, इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, लेंथ, ठीक है। अच्छा सर, तो सर अगर हमने इस टाइम को भी हटा दिया तो फिर अब इसको कैसे करेंगे? देखो मेरी बात समझो, कि टाइम का फंक्शन तो ये आ ही गया है ना बच्चों, भाई टी तो आ ही गया ना भाई, एनर्जी इसमें से जो घुसी इस वॉल्यूम में कितनी थी, तो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है बच्चों। इसमें टाइम का फंक्शन आ ही चुका है, हाँ सर ठीक है। अब आई बात समझ में, आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब बच्चों इसको उठा के इसमें रख दो, वो मैंने टाइम से इंटू कर दिया था पहले, बट मुझे समझ में आया आप लोगों को बताते बताते कि भाई मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ टाइम एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, तो मैंने उसको हटा दिया बच्चों। तो अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर ए सी टी अपॉन ए टी। तो बेटा ए से ए टी कट गया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो एनर्जी है, इनटू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक और फार्मूला आ गया बच्चों, तो दो फार्मूले हो गए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे, है ना। इंटेंसिटी आई तो एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा हमसे क्या बोला गया था, एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो हमने कर लिया ये वाला, है ना। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, एक सिलेंडर में से कितनी इंटेंसिटी होगी, तो उसके लिए हमने इसको डिराइव कर लिया। तो मैं समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ समझ लो, क्या कि सर ये वाला फॉर्मूला जो आया, देखो एक तो आया हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी। एक आया बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पीक टर्म्स में है, अगर मुझे आरएमएस टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, हाफ ई नॉट ई आर एम एस। बच्चों देखो ऐसे ई आर एम एस का फॉर्मूला होता था ई नॉट बाय रूट टू, तो इसको इधर, तो ई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ई आर एम एस रूट टू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई आर एम एस रूट टू, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और सी, ये सी है। तो बेटा ये से कट गया क्योंकि रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, तो एक ये भी आ गया एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस। बच्चों ध्यान रखना, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, इसमें आर एम एस की टर्म्स में ये होती है, पीक वैल्यू की टर्म्स में ये होती है। सिमिलरली वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, ये तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी एनर्जी क्या होती है मैंने बताई थी, दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो सर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ से लिखते हैं, वो होती है बेसिक 2b नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो बेटा इसकी जगह हम लिखेंगे BRMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। 2 कहाँ चला गया सर, 1/2, जैसे यहाँ पे 1/2 था वो कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे ना, जब BRMS इंटू रूट 2 इज इक्वल टू B नॉट, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये, तो एक और नया फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो बेटा 1 2 3 फॉर्मूले हैं, ये है पीक वैल्यू की टर्म में, ये है पीक वैल्यू की टर्म में, ये आरएमएस वैल्यू की टर्म में, और ये भी आरएमएस वैल्यू की टर्म में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मोमेंटम ऑफ एन EMW, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा ये वाला, P इज इक्वल्स टू U/C। U हो गई टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, टोटल एनर्जी जो हमने यहाँ पे करी है देखो ध्यान से, ये रही, ये हो गई टोटल एनर्जी, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, ये हो गई आरएमएस की टर्म्स में, ये वाली ये हो गई मैग्नेटिक पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, ये हो गई आरएमएस की टर्म्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। तो पावर बेटा, पावर की यूनिट जानते हो आप क्या होती है, वॉट,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा सर? वो था U अपॉन एरिया इंटू टाइम, U अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो बेटा U क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी बेटा? जूल। अपॉन एरिया क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और टाइम क्या होगी? सेकंड। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखो कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि पावर की यूनिट वॉट भी होती है और वर्क की होती है जूल सेकंड। तो बेटा ये चीज़ क्या बन रही है? जूल पर सेकंड को ही तो हम क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉट। तो ये बन रही है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकते हैं पावर अपॉन एरिया। बच्चों इसको यहाँ पे पी ना लिख के आप पूरा लिखना पावर अपॉन एरिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आप फिर ये पी मोमेंटम और पी पावर में फ़र्क नहीं समझ पाओगे, इसलिए आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वाला पावर की टर्म्स में है बच्चों, ये वाला मोमेंटम की टर्म्स में है। और पावर का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया वर्क डन अपॉन टाइम। तो बच्चों अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द EMW। EMW मतलब वेव्स। बेटा जैसे मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, तो EMW वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं। तो बेटा इनके पास मोमेंटम है? हाँ है सर, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने लास्ट ही पढ़ा था, है ना बेटा, U/C। तो अगर मोमेंटम है, ध्यान सुनना, मोमेंटम है, तो मोमेंटम जिसके पास होता है वो तो प्रेशर एक्सर्ट मतलब इस पर मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। भाई वो अपने साथ मोमेंटम लाया है तो वो इस पर कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस पर कुछ प्रेशर क्रिएट होगा इस वॉल पर, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं, मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी है, व्हेन एन EMW फॉल्स ऑन द सरफेस इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द सरफेस, दिस प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। बेटा ये होता कम है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली हम अलग अलग एनर्जीज़ की अलग अलग मोमेंटम्स की कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रेशर भी क्रिएट करती है, इसको हम लोग वेपन्स बनाने में काम में लेते हैं। वेपन्स मतलब समझ रहे हो कि वेपन्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ब्रश, वो इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट वो चीज़ हमारे अभी किसी काम की नहीं है इसके एप्लीकेशन। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, प्रेशर रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अब बच्चों हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये मैंने आप सारी प्रॉपर्टी लिख दी हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर आपको समझा भी दी हैं, बट एक जगह आपको लिखी हुई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक एक डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब मैंने लेक्चर शुरू किया था उसकी पहली लाइन यही थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के मोशन से ही जनरेट होती है कौन सी वेव बच्चों? EMW। दूसरा लिखा द डायरेक्शन ऑफ E एंड B इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। देखो ऐसे बेटा वेव अगर ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, बताया था ना बच्चों, इस तरह से, मतलब एक यूं और एक यूं, समझ में आया? तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसका कोई टेंशन नहीं ले रहा समझाने में। अब आगे चलते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ E एंड B आर सेम फेज। सेम फेज मतलब सर वो समझाओ। तो देखो सेम फेज का मतलब ये बेटा कि ये बनी इलेक्ट्रिक और ये बना तुम्हारा मैग्नेटिक। कल बताया था। तो बच्चों देखो जब ये स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब होता है बच्चों सेम फेज। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऑल EM आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस। और कितनी लाइट से बच्चों? C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज़ स्पीड से लाइट की स्पीड से चलती हैं सारी EMW। कितनी होती हैं? वैसे तो इनफाइनाइट होती हैं, अभी लेक्चर के आगे हम लोग इसको भी समझेंगे, बट हमने कुछ के नाम रख रखे हैं, चलो वो आगे की बात है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रेशो ऑफ E एंड B इज़ गिवन बाय, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं पहले ही, तीनों के तीनों।
द EMW कैरीज द एनर्जी, बेटा वो एनर्जी कितनी कैरी करती है, दोनों का सम, दोनों एनर्जीज का सम। तो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक्सप्रेशन कर चुका हूँ, ठीक है। EMW ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस, अभी अभी हमने करा मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू U/c, ठीक है, ये भी समझा चुके हो। EM आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो सोचते हैं कि यार अगर इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर दोनों ही कंपोनेंट हैं तो हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बट EMW वेव में दोनों ही हैं, तो क्या सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मुड़ जाएंगी क्या, नहीं मुड़ती। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मुड़ जाएंगी क्या, नहीं मुड़ती, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है बच्चों। तो EM आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये देखा है कि ये 12th क्लास के लेवल पर इसको एक्सप्लेनेशन कभी बोर्ड्स नहीं पूछता है कि बताओ क्यों नहीं करती, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ अननेसेसरी, वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। 9th है बेटा, 9th पॉइंट है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बच्चों मैं आपको इस बार बोर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं, जितना हमें पढ़ना है बोर्ड्स के लिए हम उतना ही पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसलिए आप ध्यान सुने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें हम, तो बेटा ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट हमने कुछ डिस्टिंग्विश कर रखे हैं, उनको हमें असेंडिंग वेवलेंथ, असेंडिंग फ्रीक्वेंसी इनमें याद रखना होता है। तो बच्चों याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये इस पैटर्न में याद रखोगे तो आपके लिए बहुत एक सिंपल रहेगा इनको अरेंज करना, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसका मतलब है गाड़ी, और बेटा गाड़ी कौन सी होती है, XUV, महिंद्रा की आती है ना XUV, गाड़ी XUV, इसका मतलब है इन, M का मतलब है माई, और R का मतलब है बच्चों रेंज। तो हमें इसके इस तरीके से हमें सिंपल याद हो जाएगा, गाड़ी XUV, महिंद्रा की गाड़ी आती है तो हम उसको बोल देते हैं XUV इन माई रेंज, यानी गाड़ी जो है XUV इन माई रेंज। इस तरह से हमें याद करने में आसानी रहती है बच्चों। और बच्चों ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो बच्चों ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस मींस एनर्जी डिक्रीजेस। किसी भी EMW वेव में कितनी एनर्जी होती है, तो जितनी एनर्जी से जितनी बार हम चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा सकते हैं, वही एनर्जी ट्रांसमिट होती है। कल हमने पढ़ा था ना F इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट F इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट LC। जितनी ऑसिलेटर की होगी एनर्जी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही आएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस, कब, ऊपर से नीचे जाने में। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर हम ऊपर से, ये वाली चीज़ इसके लिए हो गई, एक इधर लिख देता हूँ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेटा वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, इस तरह से हमें याद रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार 20, 22, 23 में। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका ये है, आप इस तरह से याद करें। अब हम इनके एक एक करके यूज़ समझते हैं। देखो मैंने आपके लिए टेबल बना दी है पहले से ही,
ये टेबल आपको विजिबल होगी। आप भी इस टेबल को एज इट इज़ कॉपी पे बना दें ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, जो भी वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, वेवलेंथ, और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों पहली आई, देखो गाड़ी XUV इन माई रेंज, याद हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, ये रही। सर कैसे याद रहेगी, तो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। 10⁻23 इज़ लाइक एवोगैड्रो नंबर, तो उससे 3 कम कर दिए, सॉरी 5 कम कर दिए, तो थोड़ा सा याद आइडिया रहेगा। तो 10⁻18 to 10⁻23, और इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ देखो कम है, सबसे कम है ना। वही रिलेशन है सिमिलर टू एक्सरेज, जो इसकी प्रॉपर्टी। तो हम ऊपर से शुरुआत कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 10⁻4 to 10⁻8, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 0.1 से थोड़ी सी कम। प्रॉपर्टीज यूज्ड इन अ रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन अ रेडियो कम्युनिकेशन, तो इसके यूज़ नहीं पूछे जाते, है ना। माइक्रोवेव, ये आ गया, एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, C, यूज्ड इन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यूज्ड इन लाइक इन हीटिंग द फूड स्टफ, है ना। फिर आती है बेटा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी हमें याद, बेटा ये आपको याद करनी है, रटनी है। क्यों? क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। वेवलेंथ भी याद करनी है, इनके यूजेस भी याद करने हैं। इंफ्रारेड की यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब बच्चों जब हम यूनिवर्स की फ़ोटो लेते हैं अर्थ से, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड लाइट का। यूज टू डेटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या कोई कंपाउंड है या कुछ है, तो वो कितने साल पहले बना, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब ये समझ के जो हमें दिखाई देती है, तो उसकी एक लिमिटेड रेंज है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और इट इज़ फॉर ह्यूमन विजन, कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। कई केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं बच्चों, और ह्यूमन विजन मतलब हमारे काम आती है, देखने के काम आती है, क्योंकि हम लोग वी आर ओनली एबल टू सी द लाइट विजिबल, इस लाइट को ही हम देख पाते हैं बच्चों। बाकी ना हमें ऊपर कुछ दिखाई देता ना नीचे कुछ दिखाई देता, बट वो लाइट रे होती हैं, लाइट होती है बट हमें दिखाई नहीं देती। आर ह्यूमन आई और ओनली सेंसेबल टू दिस विजिबल लाइट। और देखो ये बहुत छोटा सा है, 10⁻14 से लेकर 10⁻14, मतलब बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम देख पाते हैं, बाकी सारी लाइट्स को हम देख नहीं पाते। अल्ट्रावायलेट बेटा ये होता है 400 to 1 मीटर, एब्जॉर्ब बाय ग्लास, मतलब कोई रिएक्शंस में हम लोग करते हैं। कैन कॉज केमिकल रिएक्शन होती है, आयनाइजेशन एटम्स इन एटमॉस्फेयर, तभी तो बनता है आयनोस्फेयर, तो वहाँ पर कौन सी गैस, अल्ट्रावायलेट, उसको आयनाइज करती है। एक्सरेज आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि एक्सरेज हम जनरली देखते हैं कि हमारी फ्रैक्चर और इन सब में बोन्स की इमेजिनेशन में हम इसी का यूज़ करते हैं, एक्सरेज। पेनिट्रेट मैटर, मैटर मतलब समझ गए, कोई भी मैटर विच ऑक्यूपाई द स्पेस। तो बच्चों मैटर मतलब अब हमारा हाथ है, ये मैटर ही है क्योंकि इसके अंदर बोन है। अब एक्सरेज जो होती है स्किन को तो पेनिट्रेट कर पाती हैं, बट बोन्स को इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं कर पाती, तो इसलिए हमारी उसकी इमेज बन जाती है एक्सरे शीट पर। ये भी आयनाइज करती है गैस को। कॉज फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब चमकना, तो एक्सरेज डालने से कोई चीज़ मतलब उसकी चमकने की एबिलिटी, फ्लोरोसेंस बढ़ जाता है। कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब व्हेन एक्सरेज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट देन द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। गामा रेज, तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, गामा रेज में। ऊपर यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है, फॉर्मेट है इस तरह से, बट आपको मैंने सिखा दिया गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो उसमें ध्यान रखना। देखो जैसे जैसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जा रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, एनर्जी यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ देखो सिमिलर टू
गामा मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, सिमिलर टू एक्सरेज। मतलब ये सारे यूज इसमें भी आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों आप बिना टाइम गवाए अब इनके ये आपका चैप्टर का सारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। अब हम करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट। तो देखो पहला न्यूमेरिकल आपके पास ये रहा, ये लिखा हुआ हाउ वुड यू एस्टेब्लिश द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर लिखा हुआ बच्चों इन आ स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब समझ गए, ये है आपका कैपेसिटर है ना बच्चों, मान लो ये बैटरी है। तो क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश अ डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर, द स्पेस बिटवीन द 2, इसके बीच में यहाँ करना है हमें डेवलप। तो बेटा यहाँ जो स्पेस में जो करंट होगा वो कौन सा होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैंने सिखा चुका है बच्चों। ये सारे न्यूमेरिकल आप करके जाना, इनमें से पक्का इस बार हो सकता है कि चांसेस हैं कि बोर्ड्स में एज इट इज आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको फॉर्मूला पता है, dq/dt। सर ये तो कब था, हाँ मुझे पता है बच्चों, ये था ε0 d phi E/dt, ये छोटा सा e है, ये था असली में। तो बेटा जब हमने, अब आप समझ गए होगा, मैंने इसको इसमें प्रूफ किया भी था आपको बताने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो पुट इट हेयर। तो I का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, d/dt CV। अब बच्चों देखो मेरी बात सुनो, C इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, यहाँ ले आओ, तो ये आ गया dV/dt। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश द डिस्प्लेसमेंट करंट 2 एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है बच्चों, 1 माइक्रोफैरेड। और 1 माइक्रोफैरेड कितना होता है, सबको पता है 1 यानी 10⁻⁻6 फैरेड, -6 फैरेड है ना बच्चों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आगे हम लोग इसको अभी, एक सेकेंड रुको, हाँ तो देखो अब कैमरा चेक किया बच्चों मैंने। तो हमें बेसिकली ये निकालना है कि कैसे हम सेटल कर पाएंगे इतने करंट। तो ये आया बच्चों dV/dt बराबर, I तो था ही, C को इधर भेज दो। तो I कितना है बेटा 2 एम्पियर, C कितना है बेटा, C है 10⁻⁻6। तो बेटा ये कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति सेकेंड, कितना 5 × 10⁻2 एम्पियर ही ना, हाँ बाकी तो सब सही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये रहा, 2 प्लेट्स होती है बेटा कैपेसिटर की, है ना बच्चों, ठीक है। और इनका रेडियस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। एंड दिस सेपरेटेड बाय, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें बच्चों 2 mm। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज एन एक्सटर्नल बैटरी ऑफ अ चार्जिंग करंट, बाहर से जो करंट आ रहा है उसकी हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, पहले हमें कैपेसिटेंस करना है, तो उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम गवाए ही। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, ε0 A/d। सर ये वाला ही क्यों, ये वाला Q/V क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा ये हमें पता ही नहीं है, ना चार्ज पता ना पोटेंशियल पता, ये पता है। अच्छा तो देख ε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू एरिया। एरिया कितना होगा बच्चों, तो एरिया होगा पाई इंटू r²। बेटा बट ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको किस में कर लेते हैं, मीटर में, तो यानी 0.1 है ना बच्चों। तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस देखो किस में दे रखी है, mm में दे रखी है, तो बच्चों ये हो गई 2 × 10⁻³ मीटर। तो d की जगह लिख देते हैं 2 × 10⁻³ तो बच्चों जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए ये, यानी 138.94 × 10⁻12। फिर उसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, 10⁻12 को पी को बोल सकते हैं, तो 138.94
0.94 इन इको फेराड। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्या तुम्हें समझ में आया? दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या है सर? दूसरा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। बेटा ध्यान सुन लेना, रेट ऑफ चेंज मतलब ये तो वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। मैंने अभी तुम्हें लेक्चर्स में पूरा डिराइव कराया हुआ है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम अभी भी भूल गए हो तो पीछे जाके वापस देख लो। मुझे याद है तो बच्चों ऐसे कर लेंगे, आई इज इक्वल्स टू, सर मैंने एक और शॉर्ट बताया, ऐसे कर लिया करो, सी वी लिख लिया करो। अभी अभी बताया था इससे पहले मैं, तो सी बाहर तो डी वी बाई डी टी, तो ये निकालना है। तो डी वी बाई डी टी कितना हो गया बच्चों? आई बाई सी। आई आपको दे रखा है, हाँ सर 0. कितना दे रखा है? 0.5 अपॉन कैपेसिटेंस आपने निकाल ही लिया। कितना निकाला? ये रहा 138.94 इंटू 10⁻⁻12। तो बेटा इसको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻9 ये आंसर आपका आ जाएगा पोटेंशियल। अब हमसे पूछ रहा है बच्चों द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों वैसे तो हमें पता है कि हमने एक कंसेप्ट सीखा था, कि एक कंसेप्ट कल ही सीखा था कि आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आई सी। तो वैसे तो सीधा सीधा आंसर पता है थर्ड का, द आंसर इज 0.5 एम्पियर। तो कैसे लिखा? डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर पे चलते हैं। देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 मेटल प्लेट्स ऑफ अ साइज, ये दे रखा है। तो बच्चों ये ऐसी प्लेट्स हैं, ठीक है, ये 30, ये 15, तो 2 हैं तो 2 बना लेते हैं। है ना बच्चों, ऐसे है। ये ठीक है। अब और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? वो है सर 2 mm। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज सो दैट द चार्जिंग करंट स्टेडी एट द वैल्यू ऑफ 100। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 100 मिली एम्पियर का। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² और 10⁻³ मिली एम्पियर। तो कितना बचा बेटा? 10 बचा। तो बेसिकली वो भी माइनस का 10 एम्पियर। तो ये करंट है असली में। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे करंट की वैल्यू, आई का फॉर्मूला। सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.1 एम्पियर करंट है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कर लोगे बच्चों इसको? हाँ सर, आप तो डायरेक्ट लिख दो डी वी बाई डी टी बराबर आई बाई सी। तो पहले आपको सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकलेगा सर? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से सी निकाल लो, और जो भी सी आए आपका वो इसमें पुट करोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। है ना बच्चों? तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। पूरा सॉल्व करना बच्चों, है ना, आप ऐसा मत छोड़ना कि यहीं तक छोड़ दिया आपने, आप तो पूरी प्रैक्टिस करते रहो। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, है ना बच्चों? तो रीड करो इसको जल्दी से। मैं एक बार कैमरे को चेक कर लेता हूँ कि इसमें विजिबिलिटी ठीक है क्या। हाँ दिखाई दे रहा है, वी कैन इजीली रीड इट। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखा करो बच्चों। कितना दे रखा है? 0.1 माइक्रो फैराड। तो बच्चों इसको चेंज कर लो, 0.1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पॉइंट उड़ाया तो नीचे 10 लगाया, और ये ऊपर गए तो -7, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ ओनली 10⁻⁻7 फैराड। तो बच्चों पॉइंट उड़ाएंगे नीचे और फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बढ़ जाएगा ना 0। तो ये आ गया आपका, क्या बोलते हैं, ये आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों? कैपेसिटेंस। फिर आगे चलते हैं। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स, एंगुलर दे रखा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा। वो कितने दे रखी है बच्चों? 500
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इज, कंडक्शन मतलब IC आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर, तो इसको लिखा जाएगा 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली में होते हैं 10⁻³ व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो बच्चों आपको निकालना है ERMS, और फ्रॉम द सोर्स व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट, और ID की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों बिना टाइम गवाए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा तो आप यहाँ देखो। तो बच्चों अब हमें ये सब चीज़ गिवन है, तो बेटा ERMS, तो बेसिकली हमें ये जो दे रखा है IC, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो जो दे रखा होता है वो RMS होता है, तो ये RMS करंट हमें दे रखा है। तो ERMS क्या होगा बच्चों, E = ERMS I × XC। 7th चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों, इट इज़ अ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, I × XC को क्या लिख सकते हैं, 1/ωc। C की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही, ओमेगा की वैल्यू ये रही, I की वैल्यू ये रही, मतलब ये रही। तो बच्चों इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों आप जान ही चुके हो कि ID = IC, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पक्का से ट्राई करो ताकि आपको सब समझ में आ जाए। जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन कराए वो चारों के चारों इसमें हैं, तो आप बच्चों इसको खुद करोगे। ठीक है, तो इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन, अभी के अभी ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ बट आप तो वीडियो पॉज कर इसको ट्राई कर लेना अभी। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है, कितनी दे रखी है बच्चों फ्रीक्वेंसी, 20 मेगाहर्ट्ज़, 20 मेगाहर्ट्ज़ है ना, 25 मेगाहर्ट्ज़। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, लिख लो भले 25 मेगाहर्ट्ज़। ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। बच्चों किधर जा रही है वेव, ऐसे जा रही है, वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों, कितनी, 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज B एट दिस पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो B बताओ कितना है। तो बच्चों आप इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल, E और B में हमें रिलेशन पता है, इब याद करने का तरीका, इब, तो E ऊपर B नीचे, कंफ्यूज नहीं होते, जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता। तो बेटा देखो E × B, तो बच्चों अब हम लोगों के पास ये तो है, तो अब हमें B निकालना है, तो B की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, E/C। E कितना दे रखा है, 6.3 अपॉन C कितना होता है, 3 × 10⁸ सॉल्व कर लेंगे बच्चों इसको, तो ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा 2.18 × 10⁻⁻8 टेस्ला। सॉल्व करो आप इसको, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा बच्चों। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द B एट दिस पॉइंट, तो हमने बता दिया, बट अगर हमसे, अगर मान लो एडिशनल में हम कर रहे हैं कि हमसे पूछता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B एट दिस पॉइंट, तो हम कैसे बताते बच्चों, देखो। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन हो जाता तो बच्चों डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा EMW का डायरेक्शन आता है E × B से ऑलवेज। तो बच्चों एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता, देखो इधर क्या लगा हुआ है, J कैप मतलब वाई एक्सिस में, तो बेटा E × B। तो बच्चों मुझे रिजल्टेंट इधर चाहिए, और Z एक्सिस ऐसे है, ये का मतलब सामने है, बोर्ड से बाहर आती हुई, तो बेटा E × B, E को बोर्ड के बाहर यानी E को इधर लाना है,
तो ये अंगूठा इधर, तो बेटा ये वैसे ही हमें पता चल गया कि जो बी होगा किस में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने बी निकाला है ना बच्चों, बी निकाला है तो जेड डायरेक्शन में हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब ध्यान सुनना, अब कई बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देते हैं कि जेड में है तो लो के कैप, नहीं, ये वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जेई में भी अगर ऐसा दे दे तो बच्चों आप तो ऐसे करोगे ही करोगे, है ना, ऐसा अपन सोचते हैं जनरली, बहुत हल्का मतलब। तो बेटा असली में ऐसा है कि ई तो था अपना जे कैप में क्रॉस, और बी था हमारा के कैप में, तो आंसर आया जे क्रॉस आई कैप। तो यानी ये क्या हो गया बच्चों, समझ गए। तो डायरेक्शन अगर हमें पूछ ली जाए कि किस तरफ होगी, तो हमने बता दी इन दोनों की डायरेक्शन, मतलब ई क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो दैट इज़ इन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो आ गया, और व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वे, देखो ये आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब हमने जो किया वो सही किया। तो बेटा यहाँ पर ये हो गया के कैप, है ना बच्चों, ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसे कर लो बच्चों, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी के कैप में होगा, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये किससे आएगी, ये आएगी बच्चों जे क्रॉस ई क्रॉस बी से बेसिकली, है ना बच्चों, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वो दे रखा है, ये दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी वाई 2 × 10⁻⁻7 साइन, है ना बच्चों, 0.5 × 10⁻3x + 1.5 × 10⁻11t, ये दे रखा है टेस्ला। तो ये अब हमें जनरल इक्वेशन पता है, दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन बेटा, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ बी आर एम एस, है ना बच्चों, आर एम एस है ये होती है पीक वैल्यू। अच्छा, इससे इसको कंपेयर कर दो, तो बेटा अभी तो कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि चलो देखो यहाँ से के का नंबर आ जाएगा, बट ऐसे नहीं, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो क्या के को, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, आगे पढ़ते हैं। वो पहला देखो व्हाट इज़ द वेवलेंथ, यानी हमें फाइंड करना है एक तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि एफ भी फाइंड करना है, या नू कह लो, दो चीज़। तो पहले यही करते हैं, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, b = b0 साइन, के को लिख सकते हैं बेटा 2π/λ, इट इज़ अ वेव नंबर। 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए, के को लिख सकते हैं 2π/λ। x माइनस बेटा ओमेगा टी को लिख सकते हैं 2πf, भाई यहाँ देखो ओमेगा क्या होता है, वो होता है सर 2π/t, और 1/t को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2πf, क्योंकि 1/t जो होता है 1/टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को ऐसे लिख दिया, और टी तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो इसको इससे कंपेयर कर लो, है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x के साथ जो है, तो x के साथ ये है, तो क्या दे रखा है बेटा 2π जो है वो बराबर आ गया 0.5 × 10⁻³ के, तो हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा आ गया बच्चों 2π √0.5 × 10⁻³, इसको 2 × 3.14/0.5 10⁻³, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1.26 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, क्योंकि मैंने इसको पूरा लिख दिया है सॉल्व करके, ठीक है ना बेटा, है ना, इतना आया, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अब दूसरा पार्ट देखो, अब नहीं, अभी तो फ्रीक्वेंसी और निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये रहा, हाँ देखो ओमेगा टी, बेटा यहाँ क्या लिखा है, ये होता है ओमेगा टी, और जनरल इक्वेशन में ये रहा ओमेगा टी, और ओमेगा देखो ये क्या होता है 2πft, है ना, यहाँ से करोगे क्या, यहाँ से करोगे तो टी तो टी हटा दो, ओमेगा 2πf की वैल्यू ये आ गई, हाँ यहाँ से हो जाएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी, ओमेगा आपको दे रखा है
1.5 इंटू 10⁻11, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू 3.14। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। इसको सॉल्व कर लेना आप। तो मैं इसको आप डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना आंसर आएगा। तो आप लिख लो, दैट इज़ 23.9 इंटू 10⁻9 हर्ट्स। बेटा 10⁻, इसको लिख सकते हैं 23.9 गीगा हर्ट्स, है ना। तो गीगा हर्ट्स, 1 गीगा हर्ट्स मतलब 10⁻9, और मेगा तो 10⁻6, तो वो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब आपको निकालना राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का यही एक्सप्रेशन होता है। तो कितना होता है बच्चों, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी या kx। जैसे ये लिखिए उसी तरह से लिख दो, क्योंकि दोनों सेम फेज में रहते हैं ना बच्चों। भाई ये x पहले है, t बाद में है, दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो लिख दो सेम के सेम, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट सी जो बात है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप वो देखो। अब तो ये बहुत सरल है बच्चों। तो पहले हमें एक चाहिए होगा E0। E0 नहीं है हमारे पास, क्या हमारे पास B0 है? हाँ है। देखो बच्चों B0 ये रहा, ये रहा, ये है B0। क्योंकि देखो इसको इससे कंपेयर करो, तो साइन ये रहा, ये है B0। आ गया बच्चों समझ में? तो हम लोग जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E0 इज बाई B0 इज इक्वल टू सी B0। समझ गए? नीचे वाला B0 को इधर लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसको होगा 3 इंटू 10⁸8, और बेटा B0 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो कितना आ गया बच्चों, 3 2 जा 6, और ये आ गया 10 की पावर मतलब 60 आ गया बच्चों, 60 वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, E0 आ गया पीक। तो अब इसमें रख दो, यहाँ तो आ जाएगा 60, है ना। तो देखो ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है 60 साइन, ये तो वही रहेगा क्योंकि सेम फेस में जो यहाँ पर के की वैल्यू दे रखी है ये रही, वो कि वो x प्लस ये पूरा वही रहेगा। क्योंकि बेटा इसको क्या बोलते हैं, फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज़। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम फेज़ में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज़ में होते हैं। तो इसीलिए हमें ये चीज़ हमें पता है, तो हम डायरेक्ट इसमें ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब इसमें देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कैसे, देखो अब इनको सॉल्व करेंगे जब हमें पता चल जाएगा। देखो बच्चों, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स, बेटा फ्लक्स का मतलब क्या होता है, हमेशा पहले पढ़ा हुआ है तो मैं पता है मुझे कि बेटा कोई भी जैसे मान लो कोई भी एरिया है, इसको परपेंडिकुलरली कितनी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास कर रही हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तुम पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम पढ़ चुके हो, बट फ्लक्स में थोड़ी सी क्लैरिटी ला रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि दो ही होते हैं। फ्लक्स मतलब कि कितनी एनर्जी परपेंडिकुलर किसी एरिया को पास कर रही है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी फ्लक्स, लेट से मैं ऐसे लिख देता हूँ, एनर्जी फ्लक्स हमें दिया हुआ है बच्चों कितना, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी इसको हम कन्वर्ट करना, वॉट की तुम्हें पता है, क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। भाई पावर की यूनिट होती है वॉट, और पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क की होती है जूल और सेकेंड इसकी होती है वॉट। ये वर्क, ये वॉट है, ये वर्क है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा अब लिखा है फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि बच्चों अगर ये सरफेस है तो इस पर जितनी भी एनर्जी गिरी वो इसने एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, एब्जॉर्व ही कर ली, नॉन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एब्जॉर्व कर ले रहा है।
इफ़ सरफेस हैज़ एन एरिया, इसका एरिया जो हमें दे रखा है वो है बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट्स। 30 मिनट तक ये एनर्जी गिरती रही इस एरिया पर। टाइम हमें दे रखा है 30 मिनट्स, तो बच्चों मिनट्स को हमें सेकंड में बदलना होगा, तो वो हो जाएगा 60 से इंटू कर दो तो 1800 सेकेंड्स। और एरिया हमें गिवन है बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा? तो ये जो है ये तो है पर सेकंड, 1 सेकंड में। देखो यहाँ से नहीं पता चल रहा था कि 18 वॉट जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे गिर रही है, बट कितने सेकंड, इसीलिए इसका कन्वर्जन हमने ये किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यानी हमें ये तो पता चले कि 1 सेकंड में कैसे होगा, तो अब इतने सेकंड में कितना होगा? तो बेटा यहाँ लिखते हैं हम लोग टोटल एनर्जी इंसिडेंट, मतलब यू टोटल निकालना है, तो एनर्जी कितना एरिया कितने टाइम, है ना बच्चों? तो देखो एनर्जी कितनी है, एनर्जी दे रखी है 18, एरिया दे रखा है हमें कितना 20, टाइम दे रखा है हमें कितना 1800, है ना बच्चों? ये सब चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है? हाँ सर गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आ गया आंसर 6.48 इंटू 10⁵ जूल, ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। अब बेटा फोर्स निकालना है, तो बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको सब पढ़ाया। फोर्स क्या होता है? मोमेंटम अपॉन टाइम। और मोमेंटम क्या होता है वो भी हमने कल अभी पढ़ा था, u अपॉन सी, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम, प्रेशर भी पढ़ा था, ध्यान हो तो तुम्हें, है ना बच्चों? तो मोमेंटम हमारा कितना हो गया, प्रेशर ये हो गया हमारे पास u/c। तो पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं भाई, पहले मोमेंटम निकालोगे तभी तो फोर्स निकलेगा। तो मोमेंटम कितना आ रहा है u/c, तो बेटा u कितना है 6.48 इंटू 10⁵ अपॉन c कितना है 3 इंटू 10⁸। तो बच्चों इसको जब हमने सॉल्व किया तो मोमेंटम हमारा आ रहा है 2.16 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो मोमेंटम आ गया। अब हमसे पूछा था फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों P/T। P हमारा आ चुका है 2.16 इंटू 10⁻⁻3। और बेटा कितनी देर में हमें निकालना है? तो बेटा हमें निकालना है 30 मिनट्स में, यानी कि 1800। तो बच्चों ऑन सॉल्विंग दिस 2 0 से बढ़ गए तो ऊपर आ गए, इसका आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई इस क्वेश्चन में देखो हमने 2 चीज़ सीखी। एक तो जब हमें टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है और ये एनर्जी फ्लक्स दे रखा है, अब हमें तो नहीं पता ना कि ये कितनी देर का है, ये कोई 30 मिनट का थोड़ी है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक ये वाला स्टेप था, और एक समझना था कि इतनी देर के लिए तो हमने ये कैलकुलेशन करनी थी टोटल एनर्जी। बेसिकली ये जो है टोटल एनर्जी है, तो एनर्जी जो गिर रही है पर सेकेंड इंटू एरिया इंटू कुल सेकेंड्स। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो हमें समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद अ टाइम हैविंग एन एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब सर E0 कितना 1 वोल्ट पर मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, एंगुलर नहीं लिखा, फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग z एक्सेस। वेव कहाँ जा रही है? z एक्सेस में। वेव बेटा EMW प्रोपोगेट्स
इन z डायरेक्शन। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, पहली चीज, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल फील्ड, एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप पॉज करके सॉल्व कर लो सॉल्यूशन। तो बेटा एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूले में बहुत क्लियरिटी रखना है ना, ध्यान रखना ये चीज़, कब 1/2 आएगा, कब 1/4 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई नॉट की वैल्यू ये रही तो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ऑन सॉल्विंग दिस आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2.21 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि ये आपने जूल पर मीटर, ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। अब आप जानते हो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कि वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि बेटा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसको बिना सॉल्व करे ही हम लिख सकते हैं, वैसे तो पूरा लिख देता हूँ लोग, क्या पता अलग अलग आ जाए। तो 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, है ना बच्चों। तो इसको आप पूरा लिख सकते हो, कैसे, बी नॉट आपको, अब देखो ये जो चीज़ है, अब हमें बी नॉट नहीं पता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐसे फॉर्मूले वाइज चले, मान लो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका आंसर ये है कितना, 2.21 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर। बट मान लो कि ये नहीं निकालने को बोले, तो बेटा हम बी नॉट की वैल्यू ई नॉट से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अलग चीज़ सिखा रहा हूँ, इसके हिसाब से भी और इससे अलग भी, कि ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी। तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय सी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाता फिर। तो बी नॉट आ जाता, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 4.2 10⁻⁻7। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। अब थर्ड बोल रहा है टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड तो आप जानते हो बेटा, दोनों का क्या होगा, सम होगा। यहीं पे कर देते हैं थर्ड वाले में देखो टोटल फील्ड, तो वो क्या होगा, टोटल वो होगा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4.42, जस्ट इसको डबल कर दो, इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों। अब चौथा क्या बोल रहा है, देखो चौथा बोल रहा है बेटा, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लो ये निकालने को बोल ही दिया, तो ये निकाल सकते हैं बच्चों कैसे, बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी, और ई नॉट कितना है 1 और सी कितना है 3 इंटू 10⁻8। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया बच्चों 3.33 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमें दे रखा है कितना, 50 sin 2π लैम्डा 2π/λ CT - x न्यूटन पर कूलम। और हमसे पूछा है फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो कोई भी सिलेंडर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ दे रखी है इसकी 50 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है ये एक्स एक्सिस में है, मतलब सिलेंडर जो रखा है बच्चों कौन सी एक्सिस में रखा है, एक्स एक्सिस में।
हाँ तो बच्चों अब इसको या तो आप सॉल्व कर लो या फिर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। तो बेटा एवरेज, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ EMW वेव इज गिवन बाय दिस E50 साइन 2 पाई अंडर लेमडा CT माइनस एक्स न्यूटन पर कूलम। फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन द सिलेंडर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ये तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर पूछ रहा, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर और ये एरिया दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर। हाँ एक्स एक्सेस में, तो ये एक्स एक्सेस में, ठीक है। तो अब जो कैसे करेंगे, तो पहले बेटा जनरल इक्वेशन लिख लो, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सर ये और ये तो अलग है, नहीं बच्चे ये और ये एक ही चीज़ है। ओमेगा को लिखा 2 पाई बाई टी, है ना, 2 पाई बाई टी, और फिर टी को लिखा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं सी लैम्डा। भाई ये कन्वर्जन है बेसिकली, इसमें टेंशन मत लेना। कि एक्स को लिख सकते हैं, के को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये और ये एक ही चीज़ है। बेसिकली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड ये होती है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू की वैल्यू कितनी है 50। तो बेटा E0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 50। आगे पढ़ो। तो बेटा हमें एनर्जी निकालनी है, तो देखो यहाँ पर मैं एनर्जी किसकी निकालनी है, पूरी एनर्जी निकालनी है, तो एवरेज लूँगा। तो कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान सुनना आप लोग, है ना, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे। देखो यहाँ मैंने लिखा हाफ E0 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, और देखो पीछे क्या लिखा था 1/4 E0 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। सर यहाँ 1/4 था, यहाँ आपने हाफ लिख दिया। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है बेटा। अगर U एवरेज पूछे, एवरेज मतलब दोनों को, दोनों कंपोनेंट, तो आप लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। और अगर एवरेज एनर्जी पूछे एक कंपोनेंट की, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, तो अपन लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या बच्चों, इसके बारे में लिख देता हूँ। जब टोटल एनर्जी की बात हो, है ना, दोनों कंपोनेंट हो, तो ये वाला और ये वाला, जब सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ एनर्जी की बात हो, तो ये वाला। अब इसको अपन अंडरलाइन मार्किंग भी कर देते हैं थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है। सेम, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, यही आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तभी आपको क्लियरिटी आएगी चीज़ों में, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बच्चों हमसे पूछा फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन द सिलेंडर। तो बेटा पहले तो इसकी एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। तो एनर्जी कितनी आ रही है, U एवरेज, वो आ रही है सर हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, E0 की वैल्यू 50 इंटू 50, ये रही ना E0 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻8। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एनर्जी इस वॉल्यूम में। तो बेटा टोटल एनर्जी इन
गिवन सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा? तो एनर्जी आ गई हमारी 1.1 इंटू 10⁻⁻8 इंटू वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लो तो कितना हो गया 0.5, और इसको बदलो तो ये हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बदलना आता है बच्चों, 10⁻⁻4 हो गया। तो ये आपको बदलना आता है बच्चों, कैसे हम इसको बदले हैं, है ना? तो पूरा ही बदल दिया है ना बेटा। देखो ऐसे, मेरी बात समझो, नहीं इसको एक साथ नहीं, अलग अलग ही करते हैं। देख ऐसे कर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर का 100, दूसरे सेंटीमीटर का एक और 100, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना आ गया 10⁻⁻3। तो ये हो गया 10⁻⁻3। अब इसको भी बदल लिया, खैर यहीं बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दो, ये तो एनर्जी हो गई, और इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना आया? ये रहा 10⁻⁻, और लेंथ कितनी है बच्चों? तो वो है सर 0.5। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 2 के बाद डेसिमल, 1 के 1 और 2 इंटू 10⁻⁻11। इसको हटा दो, ऐसे लिख लेते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल, क्योंकि एनर्जी निकाली है ना बच्चों। तो आपको समझ में आ गया ये? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, तो वेवलेंथ हमें दे दी है बच्चों 6 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू, वो दे दिया बच्चों 33 वोल्ट पर मीटर। राइट सुटेबल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सुटेबल इक्वेशन लिखनी है। तो बेटा इक्वेशन आपकी क्या होती है, आपको पता है, वो होती है आपकी E0, E इज इक्वल्स टू E0, क्या होती है बच्चों? E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब हम इसको लिखना सीखते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान सुनना हर चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। कि अब हमें E0 तो पता है, बट ये सब नहीं पता। तो ओमेगा को कैसे निकालते हैं या इनको कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों को हमें समझना होगा, है ना बच्चों? तो एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, अगर आपसे हो रहा है, नहीं तो मैं करने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अब इसको देखना शुरू करो आप, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो हम पहले इसका हम ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 पाई न्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू को लिख सकते हैं बेटा C बाय लेमडा। सर ये कहाँ से लिखा? तो ये यहाँ से लिखा बच्चों, C इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो न्यू इज इक्वल टू होता है C बाय लेमडा। सर क्यों लिखा? क्योंकि हमें वेवलेंथ की फॉर्म में भी चाहिए होगा ना। तो देखो ये लिख दिया, आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू में मैं रिप्लेस करूँगा। यहाँ तक की बात सही है बच्चों, है ना? अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 2 पाई इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन नीचे क्या है? लेमडा। तो लेमडा के लिए क्या करेंगे बेटा? 6 इंटू 10⁻⁻3, है ना? ये रहा ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है पाई इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई हमारे पास, ठीक है, ओमेगा आ गया। क्या आ गया बच्चों? ओमेगा। अब हमें एक चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना तो B0 भी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ देखो,
तो बी नॉट की वैल्यू आती है ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट हमें दे रखा है कितना 33 और सी होता है 3 इंटू 10⁻8 तो 11, तो कितना आ गया 11 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमें चाहिए इक्वेशंस, हम लिखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले लिख देते हैं, तो वो आ गई है ई नॉट हमें पता है, ये रही जनरल इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 33 साइन ओमेगा की जगह हमारे पास आंसर है ये रहा पाई 10⁻11 टी माइनस के की वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू होती है 2π/λ, 2π/λ और x, और 2π/λ ये रहा 2π/λ, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ ई। ठीक है बच्चों, एक तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ई की। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की लिखनी है, तो वो होती है B = B नॉट साइन, ये जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ बट ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो यहाँ पे B नॉट की हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये रही, यानी 11 इंटू 10⁻⁻8, है ना बच्चों। साइन ओमेगा के लिए सेम आएगी वैल्यू, है ना। ओमेगा कितनी है, वही जो हमने निकाली हुई है, ये रही पाई इंटू 10 इंटू मत लिखो, पाई 10⁻⁻11 टी माइनस 2π/λ x। ये आ गया आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट और वो आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, ओके।